Hi everyone, and I welcome to all of you on my YouTube channel. My name is लक्ष्मण यादव और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स यानी यूनिवर्स के डिफरेंट आइडियाज। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि अर्थ के शेप के बारे में डिस्कस चल रहा था लोगों के बीच में। कुछ फ्लैट डिस्क मानते थे, ऐसा देखने में जनरल में लगता है कि फ्लैट डिस्क है अर्थ। तो इसका फिर एरिस्टोटल ने बताया कि अर्थ गोल है। इसको कैसे बताया उन्होंने गोल है? इन्होंने एग्जाम्पल लिया इक्लिप्स का। तो इक्लिप्स आप लोगों को पता है कि जब किसी दो हेवनली बॉडीज के बीच में जब तीसरी हेवनली बॉडीज आ जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन उस पर पड़ता है, तो सन का रिफ्लेक्शन ना पड़ के उस तीसरे हेवनली बॉडी जो बीच में उसका पड़ता है तो उसे इक्लिप्स कहते हैं। ये इक्लिप्स दो प्रकार का होता है, जनरली दो प्रकार का होता है, बस उसमें दो में भी दो प्रकार, जिससे चार टाइप का बन जाता है। तो उन्होंने लूनर इक्लिप्स का एग्जाम्पल लिया जिसे हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो इक्लिप्स राउंड शेप का बन रहा था, मतलब जनरली बनता भी है। तो उसमें देखा कि इक्लिप्स राउंड शेप का है, तो उन्होंने सोचा कि राउंड शेप का है इससे कि अर्थ गोल है। तो और एग्जाम्पल लिया उन्होंने कि मतलब अगर हम समुद्र में हैं तो सेलर का अगर हम हॉरिजॉन से देख रहे हैं तो सेलर का पहले वो दिखता है, मतलब जो उसमें लगा रहता है झंडा वंडा वो दिखता है। तो ये डिफरेंट आर्गुमेंट से उन्होंने ये प्रूव किया कि धरती गोल है, ना कि फ्लैट डिस्क। फिर आगे चलते हैं। फिर बात आती है कि अब मोशन पे, मतलब प्लेनेटरी मोशन पे, अर्थ सेंटर पे है कि सन सेंटर पे है। ऐसा हम लोगों को अब पता चला कि सोलर सिस्टम में सन सेंटर पे है और बाकी जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो उसके राउंड में मूव कर रहे हैं। लेकिन पहले समय में पहले के मॉडल्स ये बताते थे कि अर्थ सेंटर पे है और बाकी सन और जो उस समय पे खोजे गए स्टार प्लैनेट थे वो मूव कर रहे हैं अर्थ के राउंड में। तो टॉलमी ने अपना मॉडल दिया अर्थ सेंटर्ड, इसको अर्थ सेंटर्ड बोलेंगे। और ग्रीक फिलोसफर भी ऐसा मानते थे और जो चर्च ऐसा मानते थे कि अर्थ सेंटर पे है। और बेसिक इंटरेस्ट बात यह है कि अगर कोई भी साइंटिस्ट ये आर्गू करता था कि अर्थ सेंटर पे नहीं है और सन सेंटर पे है तो उसकी तो खैर नहीं, उसको पनिशमेंट मिलती थी। तो फिर आगे क्या हुआ देखते हैं। फिर निकोलस कॉपरनिकस ने मतलब बिना कुछ अपना नाम एनोनिमसली पब्लिश कर दिया पेपर कि अर्थ सेंटर पे नहीं है, सन सेंटर पे है। Copernicus came with the theory that sun was actually the center of the solar system। हाँ, तो इन्होंने एनोनिमसली प्रूव किया और 100 साल तक इसका कोई कंसिडरेशन नहीं था। लोग इस थ्योरी को, इस पेपर को पढ़ते भूल जाते, छोड़ देते कि कौन, कोई ऐसा रहा होगा बिना नेम का, कौन साइंटिस्ट है। और अगर कोई नेम से अपने करता तो उसको भाई ऑब्जेक्शन करता है लोग। तो उन्होंने एनोनिमसली पास किया और 100 साल तक इसका कोई मतलब कंसिडरेशन नहीं हुआ। फिर यहाँ पे आते हैं टाइको ब्राहे, जो एविडेंस देते हैं जिससे निकोलस कॉपरनिकस सर का इनका मॉडल एग्जिस्टेंस में आता है। तो इस थ्योरी को ब्राहे सर ने एक्सटेंड किया, फिर बताया कि निकोलस कॉपरनिकस सही है। फिर ब्राहे के ऑब्जर्वेशन को लेकर के जॉन केपलर साहब इसको एक्सटेंड करते हैं और अपने लॉ की सीरीज बनाते हैं। बेसिकली ये 3 लॉज देते हैं जिसमें उन्होंने लॉ ऑफ पीरियड और लॉ ऑफ रेडियस और लॉ ऑफ एरिया दैट डिस्क्राइब्ड बाय द प्लैनेट्स अराउंड ड्यूरिंग रिवॉल्विंग द सन।
मतलब बेसिकली कि अगर कोई प्लेनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, मतलब ऐसा कुछ था। फिर इसको फिर गैलीलियो साहब आते हैं, अपना नया, ये देखिए ये उनका टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप बनाए रहते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो वो ऑब्जर्वेशन में रात को करते हैं, दिन को करते हैं। तो भाई लोग ऐसा मानते थे कि अर्थ सेंटर पे है, तो इसको काउंटरैक्ट करना था, और इनको लग रहा था कि अर्थ ना सेंटर पे, सन सेंटर पे है। तो फिर उन्होंने टेलीस्कोप से जुपिटर का, जनरली उन्होंने जुपिटर का एग्जांपल लिया। फिर उन्होंने देखा कि जुपिटर के राउंड में कुछ सैटेलाइट्स मूव कर रहे हैं। जैसे देखिए गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर कॉज्ड रिवोल्यूशन इन द एस्ट्रोनॉमी, रिवोल्यूशन इन एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि लोग सोचते थे कि अर्थ सेंटर पे है। अब जुपिटर के अराउंड भी कुछ प्लेनेट, कुछ ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला इन्होंने, सैटेलाइट्स या फिर जुपिटर के मून। तो यहाँ पे एरिस्टोटलियन कॉस्मोलॉजी, जो कि ये मानते थे कि अर्थ सेंटर पे है और उसके अराउंड सभी भी बॉडीज मूव करते हैं, ये फेल हो गया। और कुछ साइंटिस्ट और फिलोसफर्स गैलीलियो को बिलीव नहीं करते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने भाई टेलीस्कोप बनाया था, तो उससे ये प्रूफ किया कि अर्थ सेंटर पे ना होकर के अर्थ सेंटर पे नहीं है। फिर उन्होंने इस टेलीस्कोप से जुपिटर के सैटेलाइट के बारे में बताया, जो कि एक कॉम्प्लेक्स पाथ में मूव करते हैं। और उन्होंने चार, नियर अबाउट उस समय पे 4 प्लैनेट्स, मतलब मून्स का खोज किया। तो इस प्रकार से डिबेट चलता रहा, और आगे देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं कि केपलर्स के तीनों लॉज, यानी तीनों पॉस्टुलेट पे तीनों लॉज क्या हैं। तो फर्स्ट लॉ जो है द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, जिसको बोलते हैं, इन्होंने बताया कि जो प्लैनेट्स मूव करेंगे सर्किल में, सर्किल नहीं सॉरी, जो पाथ होगा वो इलिप्स होगा, और इलिप्स में 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं। देखिए ये मान लीजिए अगर ये इलिप्स है अपना, ये इलिप्स है अगर, तो इसमें एक F1 और F2 फॉर द फर्स्ट प्लैनेट, मतलब अगर 2 प्लैनेट लिया, एक प्लैनेट यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है और एक प्लैनेट ऐसे मूव कर रहा है, इसका फोकस F1 पे होगा और ये F2 पे होगा फॉर द फर्स्ट प्लैनेट, एंड F1, ये F1 और F2 मतलब इलिप्स में जनरली फोकल पॉइंट होते हैं, ये F1 और F2। तो ये फर्स्ट प्लैनेट का मतलब F1 और F2 फोकल पॉइंट हो जाएगा, और ये सेकंड इलिप्स के लिए या फिर सेकंड प्लैनेट के लिए जो पाथ होगा उसका ये F1 होगा और F3 होगा। तो इन दोनों के बीच में जो F1 आ रहा है, मतलब कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे होगा सन, और इसके राउंड प्लैनेट 1 मूव करेगा, प्लैनेट 2 मूव करेगा। यही है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ, द 2 सेक्टर्स, सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं। अगर ये मतलब मान लीजिए कि ये T1 टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इसको T1 टाइम लगा, और यहाँ से यहाँ तक को इसको आने में T1 टाइम लगा, मतलब सेम टाइम लगा। तो सेम टाइम में जो डिफरेंट ट्रायंगल बन रहे हैं डिफरेंट शेप के, इन दोनों का एरिया अगर निकाला जाए तो सेम आएगा। तो मतलब the two shaded sectors A1 and A2 have the same surface area, and the time for planet 1 to cover segment A1 is equal to time to cover segment A2, इसे लॉ ऑफ एरिया बोला गया। और थर्ड लॉ है द लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो बेसिकली अगर ये देखा जाए कि द टोटल ऑर्बिट टाइम्स ऑफ प्लैनेट, मतलब इसको पूरे टोटल टाइम पीरियड अगर T1 और T2 से लिया जाए, तो इन दोनों का रेशियो
ये जो a1 है यहाँ पे सॉरी a1 होना चाहिए, a1 और a2 की पावर 3/2 होना चाहिए। बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो टाइम का स्क्वायर होगा वो जो सेमी मैच्ड एक्सिस है a1 उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, यानी t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। ऐसा समझ सकते हैं टाइम पीरियड का स्क्वायर उसके मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये है केपलर्स के लॉज। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। और आगे फिर न्यूटन साहब एक बुक पब्लिश करते हैं जिसे फिलोसफी नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका इस बुक का नाम है। इसमें प्लैनेटरी मोशन का जिक्र हुआ है, ग्रेविटेशन का जिक्र हुआ है और उसमें ग्रेविटी का जिक्र हुआ है। और स्टीफन हॉकिंग सर इस बुक को या फिर न्यूटन के द्वारा इस वर्क को सबसे कंसिडरेबल वर्क मानते हैं। इस हिस्ट्री में, फिजिक्स के हिस्ट्री में इन्होंने बहुत ही इसको रिमार्केबल दर्जा दिया हुआ है। तो इस बुक में ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्क्राइब हुआ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। और फिर हाँ, ग्रेविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ये बताते हैं कि पेड़ के नीचे बैठे थे, सो रहे थे या फिर कुछ भी थे, एप्पल का पेड़ था, एप्पल गिरा इनके सर पे, तो फिर सोचे कि ऐसा क्यों। फिर हाँ, इन्होंने सोच बढ़ाई कि भाई हम अर्थ से कोई भी चीज फेंकते हैं तो वो अर्थ पे क्यों आती है। तो फिर इसका मतलब उन्होंने बताया कि ये ग्रेविटी के कारण हुआ। फिर यहाँ से ग्रेविटी ओरिजिन में आई। लोगों के दिमाग ग्रेविटी तो थी, लेकिन लोगों ने फिर ग्रेविटी को कंसिडरेशन करना शुरू कर दिया। यहाँ से ग्रेविटी की मतलब खोज हुई। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। With this consideration of Newton's law of gravitation that is universe is expanding in nature। और फिर आगे पता चला कि अब यूनिवर्स के आइडियाज लोगों के चल रहे हैं, डिबेट चल रहा है, कोई ऐसा मान रहा है, कोई वैसा मान रहा है, स्टैटिक, एक्सपेंडिंग। फिर ग्रेविटेशन का लॉ है कि अट्रैक्शन है डिफरेंट हेवनली बॉडीज के बीच में। कोई भी ऑब्जेक्ट है और दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यूनिवर्स में भी इस कॉन्सेप्ट को लगाया। तो इस कॉन्सेप्ट को लगाने पे पता चला कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं हो सकता। फिर डीप एनालिसिस करी तो पाया कि यूनिवर्स एक्सपेंडिंग नेचर का है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।